और सीधे चलेगी राजधानी भोपाल, जहां पर जीजा माता सम्मान समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रविंद्र भवन से तस्वीरें हैं। जीजा माता सम्मान समारोह की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। खिलाड़ी के रूप में अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और खेल रत्न जैसे पुरस्कार तक पहुंचाया। श्रीमती गौरी देवी के प्रयत्नों को सादर वंदन। नीरज चोपड़ा जी आजकल अमेरिका में हैं, इसलिए उनके चाचा जी श्रीमान भीम सिंह जी अपने यहाँ उपस्थित हैं। वो कृपया सम्मान लेने के पधारे। माननीय सरकार जी उनका सम्मान करें। श्रीमती सरोज देवी भारत के एथलीट जगत के स्वर्णमणि श्री नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में प्रथम बार में ही स्वर्ण पदक जीतकर भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया और एक नया इतिहास रच दिया। मात्र 13 वर्ष की आयु में नीरज ने खेलना प्रारंभ कर दिया था। नीरज के बचपन से ही उनकी मां उनके स्वास्थ्य के प्रति जागृत थी। दूध दही से प्रचुर मात्रा का सेवन मां के आग्रह के कारण नीरज को करना होता था। आपकी माताजी श्रीमती सरोज देवी ने कृषि और पशुपालन जैसे पारंपरिक खेती किसानी के कार्य को करते हुए भी श्री नीरज चोपड़ा को एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। आपने पुत्र को न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाया, अपितु उसमें उत्तम संस्कारों और देशभक्ति की भावना का बीजारोपण कर भारतीय सेना में भी सहर्षता से भेजा। नीरज जी को अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न जैसे पुरस्कार श्रीमती सरोज देवी के त्याग और परिश्रम का ही परिणाम है। अत्यंत कठिन परिश्रम एवं त्याग की मूर्ति को सादर अभिवादन। श्रीमती उषा कुमारी जी, श्रीजेश की माता। श्रीमती श्वेता जी जेवरिया, सुश्री अवनी लेखरा भारत की प्रसिद्ध पैराशूटर, सड़क दुर्घटना के कारण अवनी के कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, किंतु ऐसी समय में अवनी की माता श्रीमती श्वेता जी ने मनोबल को टूटने नहीं दिया। चेता जी अवनी को सतत प्रेरित करती रही, प्रोत्साहित करती रही। आपने स्वयं की नौकरी तथा अवनी की सेवा को संभालते हुए उसका मनोबल सदैव बढ़ाया। आपने ही अवनी के लिए हिमालय के समान अडिग रहकर सतत प्रोत्साहन एवं हिम्मत देती रही। स्वयं के परिश्रम और समर्पण के कारण ही आप अपनी पुत्री को एक सफल शूटर बनाने और देश का गौरव बढ़ाने में सहायक रही। आपके इस कृतार्थ सेवा को सादर नमन। विवेक सागर की माताजी श्रीमती कमला देवी। श्रीमती कमला देवी, श्री विवेक सागर प्रसाद की माताजी विवेक सागर प्रसाद विनम्र, सहज, सरल स्वभाव, सदैव प्रसन्न चित्त अनुशासित खिलाड़ी है। हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए उन्होंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया है। अपने इसी समर्पण के दम पर अपने खेल का लोहा बनवाते हुए राष्ट्रीय टीम में चयनित हुए। वह दोनों ओलंपिक टोक्यो 2020 तथा पेरिस 2024 में कांस्य पदक वाली टीम जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। श्री विवेक सागर जी की यात्रा नर्मदापुरम के छोटे से गांव चांदीन से शुरू हुई और निरंतर जारी है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में आदरणीय विवेक जी ने बड़ी सफलता अर्जित की। आपकी भी श्रीमती कमला देवी एक सामान्य परिवार से है तथा 2 बेटियों को बैठ की है। आप हार्दिक भाव व शांत चित्त से अपने कार्य गति देते हुए अपने परिवार की धुरी है। यहाँ पर लवलीना जी के कोच शिव सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आह्वान करूंगा जरा खड़े होकर अभिवादन करें सबको। गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज जी अपने में उपस्थित हैं। हमारे अर्जुन अवार्डी भानुष सचदेवा यहाँ उपस्थित हैं। ये सभी और ये लोग हैं हमारे मेंबर थे जो चयन समिति है। आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद हाँ,
योगेश्वर जी भी यहाँ पर उपस्थित है। योगेश्वर जी हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कुश्ती के हैं और हमारे हरियाणा प्रांत के माननीय अध्यक्ष भी हैं। सभी और यहाँ उपस्थित सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। भैया ऊपर खड़े वो भानु जी हैं। हमने भी सबका सम्मान किया, परंतु सभी माताओं का अभिमत अभी सुनने में समय लगेगा, इसलिए प्रतिनिधि के रूप में एक अपनी माता श्रीमती श्वेता जवेरिया जी से मैं विनती करूंगा कि कृपया आप आपका मन की बात जो है चंद शब्दों में बताएं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ और आप सभी सम्मानित नागरिकों का भी अभिनंदन करती हूँ कि मुझे आज यहाँ उपस्थित होने का मौका प्रदान किया गया है। मैं अवनी लेखरा की माता हूँ। अवनी लेखरा एक पैरालंपिक शूटर है जिसने अपने पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। वो टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस पैरालंपिक दोनों में लगातार 2 गोल्ड लाकर उसने एक इतिहास रचा है। ये मेरे लिए और सारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है जिसको कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। एक माता होने के नाते माता का जो दायित्व होता है वो सर्वप्रथम यही होता है कि उसका बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, उसमें अच्छे संस्कार हों और वो अपने आगे चलकर भविष्य में एक अच्छा पथ प्रदर्शक बने और अपने राष्ट्र के लिए युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने। तो अवनी इसका एक अत्यंत उत्तम उदाहरण है। उसने जब उसके जीवन में कठिन पल आए तो उसका जो सबसे पॉजिटिव पहलू यही था कि उसने अपनी जो भी कमियां थी। ये भारत में अनेक टाइप की विविधताएं हैं, ह्यूज डाइवर्सिटी है। एक और जाओ आप पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के लोग, वहां के खेलने की शैली अपनी तरीके से है। तो आप मैदानी प्रदेश में जाए, वहां का खेल है। आप जनजातीय क्षेत्र में जाइए, वहां एक स्किल पड़ी हुई है, कौशल्य है, क्षमता है। मैं तो इतना कहूंगा कि देश में खेलने की स्किल, स्पोर्ट्स स्किल की कोई कमी नहीं है। हम केवल उसको प्रोत्साहित करें ना, हम हमारे ट्रेडिशनल तरीके से उसको आगे बढ़ाए, देश को मेडल ला के देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। पिछले 8 महीने से भारत सरकार के खेल मंत्री के रूप में मैं देख रहा हूं। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में भी ट्राइबल एरिया है, यहां भी जनजातीय एरिया है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और एक मेरे कॉलेज के साथी जनजातीय क्षेत्र से आते थे और एक बार वेकेशन में मैं उनके घर पर गया था और बात में हम बैठे थे। एक व्यक्ति घर से उसके गली से निकला, उन्होंने मुझे कहा कि चिड़िया यहां से पास होती है ना, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, ये शायद अनपढ़ होंगे। खेल के लिए कोई पढ़ना आवश्यक नहीं है। खेल के लिए ट्रेडिशनल स्किल आपको बहुत उपयोगी होती है। उन्होंने कहा कि चिड़िया, उड़ती चिड़िया, वो देख लेंगे और उसको गिराना है तो अपनी आर्चरी से गिरा भी देंगे। ये ट्रेडिशनल स्किल है। यही स्किल को चैनलाइज करके हम कंपटीशन में ले जाए, मेडल टेली ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। ऐसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हमारा जीवन का एक हिस्सा है। और दोस्तों, दुनिया में तो कई स्पोर्ट्स है, दुनिया में तो कई स्पोर्ट्स ना भी है, लेकिन ये ओलंपिक्स में है, लेकिन कई देश में नहीं है। क्योंकि कोई स्नो में खेलने वाला स्पोर्ट्स हो, वो कोई पैसिफिक आइलैंड कंट्री में स्नो नहीं होता है, तो वहां उसकी ट्रेनिंग लेनी उसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन हम भाग्यशाली है, हम हिमालयन रेंज में जाए तो वहां स्नो है। मैं 23 तारीख को लद्दाख जा रहा हूं,
वहां स्नो हॉकी की टूर्नामेंट है, विंटर गेम्स है। तो आप मैदानी प्रदेश में जाए, आप समुद्र तट पर जाए तो समुद्र में स्विमिंग की कोई न कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहां चलती रहती है। वो शायद कभी या तो ओलंपिक्स का एक हिस्सा भी हो सकता है। वैसे कई टाइप के स्पोर्ट्स हमारे देश में विद्यमान है, उसको मेडल टैली की ओर ले जा सकते हैं। और दोस्तों, अच्छे प्लेयर, ये हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात रही, हमारी जीवन शैली की बात रही। लेकिन वर्तमान समय में कंपटीशन के आधार पर हमें उसको मेडल में कन्वर्ट करना है, सफलता की ओर जाना है। व्यक्ति का, स्पोर्ट्समैन का अपना, राष्ट्र का गौरव के लिए कंपटीशन आवश्यक है। और एक कंपटीशन भी हम जीते, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कंपटीशन में जीतना भी है, सफल भी होना है। हम देखते हैं जब भारत के कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में विजेता होते हैं और तिरंगा झंडा लेके जब प्लेग्राउंड में निकलते हैं, जितना गौरव उसके माता पिता को होता है, उससे विशेष गौरव हमारे देशवासियों को होता है। लेकिन इस सफलता के लिए भी हमें दुनिया का मॉडल, ठीक है हम देखें, लेकिन हमारा यही मॉडल चाणक्य बोल के गया है कि देश का भविष्य उसके टीचर के गोद में पलता है। एक शिक्षक को सम्मानित करो, अच्छे स्टूडेंट आपको निर्माण करके देंगे, आदर्श नागरिक बना के देंगे। माता को सम्मानित करो, दोस्तों शिवाजी पैदा करके देंगे। कोच को सम्मानित करो, अच्छे प्लेयर बना के देंगे। और इसलिए हमने तय करा है, अभी मैं बैठा था तो क्रीड़ा भारती के हमारे अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे कि कोच की ट्रेनिंग करना आवश्यक है। कोच की भी कमी नहीं है देश में, ये हिंदुस्तान है, यहां ब्रेन पावर भी है, यहां मैन पावर भी है। ये सामर्थ्यवान देश है, जब उसको सही रास्ता मिलता है तो दुनिया को करके भी दिखाता है। और हमने इतिहास भी उसका साक्षी है। दोस्तों, मैं एक अपनी परिस्थिति में भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर था, मैंने देखा है। और जब देश में और दुनिया में कोविड आया, मैं दुनिया के साथ बात करता था तो दुनिया के साइंटिस्ट लोग मुझे कहते थे, इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज नहीं कर पाएगा। और हिंदुस्तान में जितने लोग मरेंगे उसके आधार पर दुनिया का नंबर फिक्स होगा मृत्यु का। जब ये बात दुनिया के लोग बोल रहे थे, डेवलप्ड कंट्री के लोग बोल रहे थे, डेल्टा वेरिएंट आया। और जब डेल्टा वेरिएंट आया तो दुनिया के लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके यहां डॉक्टर ड्यूटी पर आता है, आपके यहां नर्स ड्यूटी पर आती है, आपके यहां पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर आते हैं? तब मैंने उसको कहा था कि मेरे देश में कई डॉक्टर्स, कई नर्स, कई पैरामेडिक स्टाफ, कई कोरोना वॉरियर्स ने अपना जीवन खपा दिया, लेकिन वो ड्यूटी से डिगे नहीं। क्यों? हमने कोविड मैनेजमेंट हमारा मॉडल से करा। दुनिया में दुनिया को अपना मॉडल हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना मॉडल हमारे यहां। दोस्तों, स्वास्थ्य ये कॉमर्स नहीं है, हमारे देश में स्वास्थ्य ये सेवा है। और इसलिए ही आपने देखा होगा, ताली बजाओ की बात कही, थाली बजाओ की बात कही, मोदी जी ने दिया जलाने की बात कही। क्यों कहा था? इसलिए कहा था, थाली मेरे डॉक्टर्स, मेरी नर्स, मेरे कोरोना वॉरियर्स के लिए बजाओ, उसको प्रोत्साहित करो। उसको प्रोत्साहित करा गया। और दोस्तों, ये लोगों ने कोविड मैनेजमेंट के लिए या तो देश के नागरिक को बचाने के लिए अपने स्वयं को खपाने की तैयारी बताई। दुनिया में संभव नहीं हुआ। ये हमारा मॉडल है। हमारा मॉडल के आधार पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसलिए ही स्पोर्ट्स सेक्टर में और मेडल लाने के लिए भी हमने स्ट्रेटेजी वैसी ही बनाई है। हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल गेम्स, हमारे कोच को देश में भी ट्रेनिंग करें, विदेश में भी ट्रेनिंग करें, और इंटरनेशनल लेवल का उसको एक्सपोजर भी मिले, उसके लिए भी
हम स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रावधान कर रहे हैं। सवाल इतना ही है, हम चैनलाइज कैसे करें। मुझे एक स्पोर्ट्समैन की टीम मिलने आई। उन्होंने कहा कि हम रेलवे में जॉब कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा से आए हैं। हम ओएनजीसी में जॉब कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स कोटा से आए हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम टिकट काटने का काम कर रहे हैं रेलवे में। जो एक बार खेला है उसमें स्पोर्ट्स का कौशल्य है, वो मेडलिस्ट है, एक बार मेडल लेके आए हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स कोटा से अवश्य है, लेकिन मुझे उसको काम देना है स्पोर्ट्समैनशिप का। उसमें से ही मुझे कई लोगों को ट्रेनिंग देनी है जो अच्छे कोच बने। जो स्पोर्ट्समैन कोच बनेगा दोस्तों बेस्ट आउटपुट दे पाएगा। और मुझे उसमें कोई ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के ही पेरोल पर है। ऐसे 25,000 ऐसे एथलीट है स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट की जॉब में है, उसको सशक्त करना है। नई टीम्स, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। टैलेंट को नर्चर करना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। आज जो 9 साल के हमारे बच्चे हैं ना, जब 2036 में हम देश में, भारत में ओलंपिक्स करना चाहते हैं तो मेडलिस्ट कौन होंगे? आज हमारे 9 साल के बच्चे, सारी दुनिया में 9 साल के बच्चे सेम ही है। उसको तैयार करना है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है टैलेंट किस में पड़ी है। आइडेंटिफाई करने के लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का प्रारंभ करा है, जिसमें एक एक स्कूल में टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें जो टैलेंट निकलेगा वो एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 100 टैलेंटेड हमारे बच्चे को ट्रेनिंग करना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक स्पोर्ट्स स्कूल में उसका दाखिला करा के वहां से उसकी टैलेंट को नर्चर करना है। वैसे मेरे स्पोर्ट्समैन, जैसे मैंने उल्लेख करा, ऐसे स्पोर्ट्समैन को कोच की ट्रेनिंग देके वहां कोच की सुविधा उपलब्ध करानी है। और उसमें से जो निकल के नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे उसके लिए टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत उसको ऑल टाइप का एक्सपोजर मिले। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को खेलने जाना हो, ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना हो, बाहर के लोगों को ट्रेनिंग के लिए देश में बुलाना हो, उसका सारा खर्च भारत सरकार की ओर से वहन करके उसको तैयार करना है। और दोस्तों ये इकोसिस्टम बनी, ये यूथ प्राइमरी स्कूल में खेले, सेकेंडरी स्कूल में खेले, उसमें से और टैलेंट को सर्च करने के लिए जब वो कॉलेज में पहुंचेंगे तो कॉलेज में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एक परंपरा चालू करी है, जैसे हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नर्चर करके मेडल टैलेंट की ओर कन्वर्ट करके उसको आगे बढ़ा सके। और उसका परिणाम आज हमारे सामने आने लगा है। 24 हमारे पैरालंपिक्स में हमारे एथलीट को ओलंपिक्स में मेडल मिला है। 6 ओलंपिक्स में हमारे देश के प्लेयर को मेडल मिला है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, 11 ऐसे हमारे प्लेयर थे, वो 1, 2, 3 में नहीं आए, लेकिन 4th क्रम पे रुके हैं। वो आने वाले दिनों में मेडल में कन्वर्ट होकर हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाएगा। दोस्तों देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नए भारत को बनाने वाली मेरी जीजा माता स्वरूपा बहनें अपनी बात कर रही थी, मैं पढ़ रहा था, अपने बच्चे को कैसे पाला है, कैसे आगे बढ़ाया, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। और सारंग जी ने सही कहा कि जब माता के गोद में जब बच्चा पैदा होता है तो पहला कोई शिक्षक होता है तो उसकी मां होती है। उसकी मां जो कहती है, मां जो करती है, उससे बच्चे को विश्वास प्राप्त होता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अपना जीवन बनता है। और मां पर सबसे ज्यादा श्रद्धा अपने बच्चे को होती है। और मां जब प्रेरणा देती है तब उसमें से हीरा पैदा हो जाता है। ऐसे देश के हीरा पैदा करने वाली हमारी जीजा माता स्वरूपा बहनों को मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने बैठे हुए युवाओं, आप देश का भविष्य हो। विकसित भारत आपके सपनों का बने, आपके कर्तव्य का निर्वहन से बना हुआ देश के लिए आपका तर्जुबा बहुत आवश्यक है। और यहां बैठे हुए उपस्थित रहे
सभी भाइयों बहनों को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि एक गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित रह के नहीं आपने खेलों का गौरव बढ़ाया है, लेकिन खेलों को प्रोत्साहित भी करा है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मनसुख भाई, बहुत आदर प्रेरणादायक आपका भाषण हुआ। अभी अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी, कृपया आप उद्बोधन कीजिए। क्रीड़ा भारती के जीजा माता सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सम्माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, अभी अभी जिनने विस्तार से विषय रख दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सुयोग्य खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष और मेरे मंत्रिमंडल के साथी प्रसिद्ध उद्योगपति मित्र चेतन काश्यप जी, हमारे अपने भोपाल के विधायक, सरकार के मंत्री, खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष गोपाल सैनी जी, माननीय महामंत्री राज चौधरी जी, श्रीमान दीपक संचेती जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, और खास करके इस पूरे कार्यक्रम के गौरव हमारे बीच जिस कार्यक्रम की भावना के अनुसार हमने अपनी प्राचीन विरासत, अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनाने के लिए जो माता पिता का योगदान होता है, ये जो मूल भाव स्थापित किया क्रीड़ा भारती ने, उसमें नीरज चोपड़ा हम देखते हैं भाला फेंकते हुए, और भाले की ताकत कहां से मिलती परिवार से, तो चाचा उनके भीम सिंह जी भी बैठे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। श्री जयेश की माता जी गोलकीपर अद्भुत, लेकिन जो बताया गया कि माताओं के अनुभव जो बताए गए, मुझे जो सुनाया गया है कि बेटा भारत के लिए मेडल ले रहा है, लेकिन माँ का कलेजा, माँ के मन पे कैसे बीतती है, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब वो बाल आती है तो बाल को रोक करके गोलकीपर भारत का मान बढ़ाता, सम्मान बढ़ाता, लेकिन उसको चोट नहीं लग जाए तो माँ टीवी पे देख नहीं पाती, वो जीत जाती, जब देखती है। ये है माँ की हमारी गौरवशाली परंपरा, ये एहसास कराता हमारी उस पद्धति को जिसके कारण से हम सदैव अपने भारत पे नाज करते हैं, हम गर्व करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच सुश्री ममोनी बोरगोहेन जी, लवलीना जी की माता जी, इनका भी अभिनंदन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती गौरी कर्माकर जी, दीपा कर्माकर जी की माता जी हैं, श्रीमती श्वेता जेवरिया जी, अवनी लखेरा जी के परिवार के लिए खासकर अब मैं मान के चलता हूं कि हमारे विवेक सागर जो मध्य प्रदेश के अधिकारी भी हैं और वो गौरवान्वित कर रहे हैं हमारी हॉकी टीम को, विवेक के लिए भी अभिनंदन है। माननीय माताजी कमला देवी जी, ये जो हमारे इस कार्यक्रम के पीछे की जो भावना और क्रीड़ा भारती का जो मूल भाव है, वाकई भाई साहब मैं आपको बधाई देता हूं। पूरी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे कार्यक्रम का। हम मेडल पहनाने के सारे सेरेमनी, सारे कार्यक्रम देखते हैं और उसका एहसास भी करते हैं, आनंद भी आता है, लेकिन उस आनंद के पीछे छिपी हुई साधना और हमारी वो गौरवशाली विरासत जिसके बलबूते पर हमें अपने हरेक को भारतीय होने का गर्व है, हरेक को सनातन संस्कृति की इस विरासत से, और वाकई में देखो अतीत के काल के उदाहरणों से हमारे लिए क्रीड़ा भारती के माध्यम से हमने अपने इस देश की संस्कृति को ला करके सबके सामने इस बात को स्थापित करने का भी प्रयास किया है। अब आप बताइए, हमारे इस पूरे देश की खास करके काल के प्रवाह में लंबा समय गुलामी का छोड़ दें तो ये आंतरिक शक्ति को पुनर्संगठित करते हुए अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर भारत को भारत बनाने में ये मध्य प्रदेश को आपने गौरव दिया। कहाँ असम, कहाँ तमिलनाडु,
और आपने बताया कि क्रीड़ा भारती ने जब प्रतियोगिता कराई तो 1,40,000 शत प्रतिभागी उसमें थे, लेकिन उसमें तमिलनाडु में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करें जो मूल भाव क्रीड़ा भारती का है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए कभी कभी कल्पना करते हैं कि माता पिता की तुलना करें, भारत में कितने उदाहरण भरे पड़े, किन किन उदाहरणों की बात करें, लेकिन 2 उदाहरण माओ के अगर अपन देखें तो 2 उदाहरण यद्यपि थोड़े से अलग हटके हैं, लेकिन कल्पना करो वसुदेव देवकी माता कृष्ण की, जेल में एक बच्चा पैदा होता है, सामने फेंकता, सामने सिर फटता, बच्चा मरता है। दूसरा बच्चा पैदा होता बुरी दुर्दशा से, एक एक करके 8 बच्चे जिसके मर जाए, और फिर भी मां अपने इस देश के उस विश्वास को कायम रखते हुए फिर अगले बच्चे की तरफ 7 बच्चों के बाद 8वें बच्चे की तरफ बढ़ रही है। उस मां का कलेजा की कल्पना करो, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में वो अपने इस देश में एक और उदाहरण बन के आता है कि अपने मित्र वसुदेव देवकी मिलकर के संपर्क करते कि 8वां आखिरी बच्चा है, इसको किसी हालत में बचाना है तो अब कोई उपाय नहीं, कोई न कोई प्रयोग करना पड़ेगा। तो अपने मित्र को तैयार करते नंद बाबा और यशोदा मैया से कि आपका बच्चा हमको देना, हमारा बच्चा आप लेना, कुछ भी करके उसको बचा दो। ये माँ बाप का कितना बड़ा उदाहरण है। यशोदा मैया ने पत्थर सीने पे रख करके एक तरह से अपना बच्चा उनको दिया, और माँ के रूप में जो उदाहरण बना कि नंद बाबा के घर में पलने वाला कन्हैया, लोग दुहाई देते कि यशोदा माँ होना चाहिए किसी बच्चे की। ये कितना बड़ा उदाहरण कि माँ हो तो यशोदा जैसी, और यशोदा माँ की पूछो तो उनका अपना बच्चा तो है ही नहीं, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। उस बच्चे के लिए कितना बड़ा त्याग देकर कितना गौरवशाली इतिहास उनने बनाया। और वो बाद में गोपाल कृष्ण की हमारी नटखट, उनकी अपनी अलग प्रकार की कैसी कैसी चीजों को भी सहन करके जो नैसर्गिक गुण है बच्चे के अंदर, वो सब कुछ दिलाते हुए भगवान कृष्ण को लालन पालन करके जो सुयोग्य बनाया, वाकई वो हमारी माँ की कोख को गर्व से भर देता है और भारत की सनातन संस्कृति प्रति हमारा श्रद्धा और आदर के साथ मस्तक गर्व से ऊंचा करता है। ऐसे में ये सारी माँ हमारे बीच में माता भी है, पिता भी है। ये परिवार परंपरा को चलाने की हमारी जो पद्धति है, मुझे वास्तव में जो हमारे क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अपनी भूमिका में कि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी परंपरा उसको स्थापित करना चाहिए। जिस प्रकार के दौर में हमारे खिलाड़ी कितनी कितनी कठिनाइयों के बीच में से निकलते हैं और अपनी प्रतिभा ऐसे निकल करके आती है, लेकिन परमात्मा की दया से आज के समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिल रहे हैं। और उतना कितना बड़ा मन रहता मोदी जी का भी कि कोई कारण से हमारी खिलाड़ी खेल में जाती है और कुश्ती में पदक नहीं कर पाती कोई भी कारण से, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए मोदी जी भी एक बड़ी भूमिका लाते हैं। हमें इस बात का गर्व है, मैं आज के सरकार के मुखिया के नाते से माननीय मोदी जी के उस भाव को नमन भी करता हूं और हम सबके लिए वो प्रेरणा भी पाते हैं कि वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी हो, उसके प्रति समाज का इसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और ऐसे में हमारी सामाजिक संस्था के नाते से ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना जो उदात्त विचार है, उस विचार के माध्यम से ऐसी कई कोपले फूटती है और नव अंकुरों के माध्यम से नए हौसले, नए उमंग उम्मीद के साथ भारत माता की जय जयकार करते हुए ऐसे कार्यक्रम होते रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम जिसकी राह देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकर्या, वो अपना पाथे आपको सबको दे, ये प्रार्थना करते हैं।